हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर। तो पहले मैं एक चैप्टर करूंगा मनी, देन करेंगे हम बैंकिंग। ये डिटेल है, ध्यान रखना। मतलब रिवीजन ही करवा रहा हूँ वैसे तो, लेकिन लगभग ये पूरे नोट्स हैं आपके कंप्लीट। तो अब यहाँ से समझिएगा अच्छे से। देखिए मनी क्या है। मनी का मतलब है मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब कि मनी है इसको सामान्य तौर पे किस लिए उपयोग किया जाता है। देखिए हाईलाइटेड वर्ड्स थोड़े से चलते हैं। देखिए जनरल मनी है वो क्या है, जनरली एक एक्सेप्टेड है, मतलब कि हर कोई सामान्य तौर पे हर एक क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। किस लिए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, या फिर बोल सकते हैं सेल एंड परचेज के लिए। मेजर किया जा सकता है वैल्यू को, स्टोर किया जा सकता है मनी को, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट किया जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट किया जा सकता है। वॉकर के द्वारा एक बात कही गई है जो कि क्या है हमारा, मनी इज वॉट मनी डज। मनी क्या है? मनी वही है जिस जो एक्सचेंज के लिए काम आए, जो मनी जैसा बिहेव करे। दैट्स कॉल्ड मनी इज वॉट मनी डज। ठीक है, तो ये वॉकर के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट को याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। देन आते हैं बेटा बार्टर सिस्टम पे। तो बार्टर सिस्टम क्या था? इट इज़ द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक आर्थिक विकास में सबसे जो पुराना स्टेज था प्रिमिटिव वाला, वो बार्टर सिस्टम था। ह्यूमन नीड वर वेरी लिमिटेड। ह्यूमन की जो इच्छाएं थी बहुत लिमिटेड थी, और जो मार्केट ट्रांजेक्शन होते थे वो भी कैसे होते थे बेटा, बहुत लिमिटेड में होते थे। तो एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, दो से ज़्यादा लोगों के बीच के क्या है कि म्यूचुअल एजेंसी था। क्यों कैसे था मैं बताता हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसको C2C इकोनॉमी बोला गया, मतलब कि कमोडिटी टू कमोडिटी। क्योंकि मुझको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सामने वाले के पास मिल जाता था, सामने वाले को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी मेरे पास मिल जाता था। तो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, क्योंकि उनके बीच में क्या था, म्यूचुअल एजेंसी होती थी। ठीक है, अब आखिरकार ये वाली अब सिस्टम ये क्यों नहीं चलता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट क्यों किया गया? क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है हमारा कि भाई वाटर सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी कि जो वाटर सिस्टम हटा दिया, आज क्यों नहीं चलती वाटर सिस्टम? तो रीजन उसके बेटा कुछ खुल करके निकल करके आती हैं, जो कि पहला है हमारा डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से कैसे समझते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इंप्लाइज दैट गुड्स इन पोजेशन ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल आर नीडेड बाय ईच अदर। गुड्स का जो पोजेशन है, स्वामित्व है, जो ओनरशिप है गुड्स का, वो दो इंडिविजुअल के पास अलग अलग होता था। ठीक है, कैसे आप समझते हैं? देखिए इसका एग्जांपल जनरली मैं कॉमन देता हूँ कि मान लेते हैं ए व्यक्ति है जिसको क्या है, व्हीट चाहिए, शुगर इसके पास है, और सामने वाला व्यक्ति बी है। अब ये जरूरी तो है नहीं ना कि इसके पास शुगर हो, या हमें शुगर चाहिए, जरूरी थोड़ी है इसके पास शुगर हो और इसको व्हीट की ही ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं है। इसी वजह से प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो हमारी नीड तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना, एक ही नीड तो सेटिस्फाई हुई नहीं। यदि इसके पास पैसा होता तो आज की डेट में क्या होता है, भाई मेरे पास पैसा है, मैं कभी भी कैसे भी किसी से भी सामान खरीद सकता हूँ। देन लेक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, हमको क्या है देखिए समझते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी ऑफर्ड बाय द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसे ही मनी का एवोल्यूशन हुआ, उसने क्या एक सिस्टम ला के दे दिया अकाउंटिंग का, गिनने वाला एक सिस्टम ला करके दे दिया। कैसे? अभी हमको 20 किलो गेहूं चाहिए, तो और मेरे पास गाय है, एक काव है, काव, तो क्या वो इसके इक्वल है? अब मेरे को 20 किलो, अब गाय को तो काट के तो मैं नहीं दे सकता ना। तो एक डिवीजन प्रॉब्लम भी आती थी, और बोल सकते हैं कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी आती थी। कॉमनली हमको एक यूनिट पता नहीं था कि 1 किलो चीनी के बदले में हमको कितना क्या चीज़ हमको देना पड़ेगा। देन आता है लेक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या फ्यूचर पेमेंट बोल सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बोल सकते हो। ध्यान रखना, इससे PYQ क्वेश्चंस बने हुए हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट ऑफ और फ्यूचर पेमेंट वुड बी द सर्टेनली वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था कि इसमें बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करने के लिए। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी ने इसको ख़त्म कर दिया। कैसे कर दिया, थोड़ा रीजन यदि मैं बताऊँ तो देखिए, आज मैंने किसी व्यक्ति से काम कराया है, तो उस व्यक्ति ने काम ही इसलिए किया है क्योंकि डेली की नीड को डेली सेटिस्फाई किया जाता था। आज सामने वाले व्यक्ति ने काम किया, तो मुझे वो सामान आज ही देना पड़ेगा, मैं फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकता। तो फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए मनी का इन्वॉल्वमेंट आए। आज आप व्यक्ति से काम करा लिए, 2 महीने बाद पैसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे
लेक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर करने में प्रॉब्लम आ रही थी, गुड्स को आप कैसे लंबे समय तक स्टोर कर पाते, तो स्टोर में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि गुड्स को तो आप ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, बट मनी ने इस इन्वॉल्वमेंट को दूर किया, मनी को तो आप बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। अब फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब है मनी है वो कितने टाइप्स के हैं, कितने प्रकार के हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है बेटा इसमें फिएट मनी निकल करके। तो फिएट मनी क्या है, एक ऐसा मनी जो कि अथॉरिटी और गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, जैसे कि नोट और कॉइन्स हो गए, डेट्स कॉल्ड फिएट मनी। और फिर दूसरी मनी क्या है, दोज मनी बुक्ड अप बाय द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई, एक ऐसा मनी जो कि ट्रस्ट है किसके बीच के, पेयर एंड पेई के बीच का, देने वाले के बीच के और लेने वाले के बीच का एक विश्वास है, डेट्स कॉल्ड चेक। चेक को लीगल टेंडर मनी थोड़ी कि हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, बट हाँ जो नोट्स और कॉइन है वो लीगल टेंडर मनी है, इसको कोई भी नो वन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट इट, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इसको लेने के लिए। पर फिडुसरी मनी एक ट्रस्ट है, ठीक है ना, ऐसा कोई तो है नहीं इसमें महात्मा गांधी कहाँ छपे हैं, तो बैंक के और कस्टमर के बीच का एक ट्रस्ट है बस। देन फुल बॉडीड मनी आता है। फुल बॉडीड मनी क्या होता है समझते हैं। देखिए फुल बॉडीड मनी की बात करते हैं तो रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द कमोडिटी वैल्यू व्हेन दे क्या है, व्हेन देयर आर इशूड। इसका मतलब है कि फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है जब किसी चीज कमोडिटी को, कमोडिटी मत बोलिए आप मनी को बोलिए, क्योंकि मनी के टाइप्स पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली हम, तो मनी को बनाने की कॉस्ट, चलो इसको वैसे करके लिखता हूँ, हाँ कमोडिटी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है इसकी वैल्यू से, मनी वैल्यू से ज़्यादा उसकी कमोडिटी वैल्यू आ रही है, मतलब इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा आ रहा, सॉरी इक्वल टू है ना ये तो, हाँ इक्वल है, इक्वल जस्ट अ मिनट है ना, हाँ कमोडिटी वैल्यू उसकी मनी वैल्यू के बराबर होती है, मतलब कि ये कोई भी नोट है 10 रुपये का मान लेते हैं तो 10 रुपये का ही बन रहा है और 10 रुपये में ही चल रहा है, डेट्स कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। ठीक है, सिक्के होते थे पहले के कि 5 रुपये का भाई है सिक्का, 5 रुपये में ही बन रहा है, तो इस तरीके की कॉस्ट मनी को क्या बोलते हैं हम, फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। देन आता है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का क्या है कि मनी वैल्यू इज मोर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू ज़्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। इसका मतलब क्या है भाई, क्या लगता है रियलिटी तो यही है ना कि 10 रुपये के नोट को बनाने में क्या 10 रुपये लग रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। 10 रुपये के नोट को बनाने में 1 रुपये मुश्किल से खर्चा हो रहा होगा, लेकिन चल कितने में रहा है वो 10 रुपये में, तो बनाने की कॉस्ट कम है और चलने की कॉस्ट ज़्यादा है, डेट्स कॉल्ड क्रेडिट मनी। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत बेसिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बन करके निकल करके आता है, जो कि है प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। तो देखिए प्राइमरी फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहला जो काम है और मेन जो काम है मनी का वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट मीन्स दैट मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी कैसा बिहेव करता है, मीडियम लाइक एक्ट एज, कैसा करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, किसी भी एक माध्यम बनता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए। ध्यान रखना एक मीडियम है, एक माध्यम है। भाई नोट को दे करके हम सामान लेते हैं, तो नोट एक क्या है, एक माध्यम है आपका। देन मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर करने में भी सहायता करता है हमारी, कैसे समझते हैं। देखिए मनी सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, ये यूनिट ऑफ अकाउंट को बताने में मदद करता है। जैसे अभी अभी हमने किया था ना कि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू में मतलब हमको प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये वो चीज़ हटा करके देता है। अब तो हम बता सकते हैं ना कि 1 kg शुगर है वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना है, तो अब गेहूँ ज़्यादा भाव का है या चीनी ज़्यादा का है, दालें कितने भाव की हैं, ये सब हमको ईजी होता है सब अकाउंट करने में। ठीक है बेटा, तो वो रखा यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर इन मॉनेटरी यूनिट, मॉनेटरी यूनिट में हम इसको मेजर कर सकते हैं। देन इसके आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आता है सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। हम मनी से क्या कर सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट का डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट विच आर मेड ऑफ समटाइम्स इन द फ्यूचर्स, ऐसा पेमेंट जिसको हम फ्यूचर्स में कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं क्वेश्चंस भी आपको PYQ टाइप में लगवा दूंगा। ठीक है ना, इन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं 2-3 सालों के वो सब मैं करवा दूंगा। ठीक है, देन सब्सिडी पेंशन का सॉरी स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब बता दिया, फ्यूचर में हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। देन आता है स्टोर ऑफ वैल्यू।
देखिए वो जहाँ वहाँ वहाँ पे जहाँ जो जो कमियाँ थी ना बार्टर सिस्टम की, वो यहाँ पे फंक्शन बन जाते हैं इनके। इसको आप याद रख लेना शॉर्ट फॉर्म से, एम एम ऊपर वाले का हो जाएगा, इसका एस एस टी हो जाएगा, एस फॉर स्टैंडर्ड पेमेंट, एस फॉर स्टोर, टी फॉर ट्रांसफर। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब था इसको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल तो पैसों को लोग 2-2, 3-3, 4-4, 10-10, 20-20 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। पहले क्या आप कमोडिटी को रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मीन्स ऑल्सो सर्व द कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसको हम ट्रांसफर करना बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधापूर्वक, आसानी पूर्वक, ठीक है, क्योंकि आसान होता है हमको ट्रांसफर करना मनी को, पोजेशंस देना सामने वाले को, ठीक है ना। देन आता है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, और सप्लाई ऑफ मनी का आपका एक आपका एमसीक्यू पूछा जाता है एक लाइन से, जो कि मैं बता रहा हूँ, जो कि है सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। एक स्टॉक कंसेप्ट है, ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है स्टॉक कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है, पेपर में डेफिनेशन भी पूछी गई है इसकी, कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में लोगों के पास कितना पैसा है, वही क्या कहलाता है आपका सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड ओनली द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल। इसमें सिर्फ हेल्ड बाय द पीपल ही इंक्लूड किया जाएगा, अदर देन सप्लायर ऑफ देमसेल्फ, मतलब कि कोई दूसरे सप्लायर्स इसमें नहीं आएंगे, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कुछ नहीं, सिर्फ पब्लिक, ठीक है। अब मेजर करते हैं मनी सप्लाई को, कि कितना पैसा हमारे इकोनॉमी में है, उसको मेजर करने की क्या है। इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स मेजर टू मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4। भारत में मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 अल्टरनेटिव्स हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, वो है M1, M2, M3, M4। लेकिन इन आवर सिलेबस वी हैव ओनली M1, हमारे पास सिर्फ M1 है। तो M1 को समझते हैं हम C प्लस डी डी प्लस ओडी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन PYQ में देखने को मिला था इसी से, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलते हैं, M1 M2 को एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आपके पेपर में नहीं है वो, ठीक है, बट मैं थोड़ा समझा जरूर दूंगा। देखिए M1 में क्या आता है, C प्लस डी डी प्लस ओडी। C का मतलब क्या है यहाँ पे, इट रेफर्स टू द करेंसी एंड इंक्लूड कॉइन्स एंड पेपर हेल्ड बाय द पब्लिक। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, करेंसी, कॉइन्स, पेपर नोट्स, जो कि हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक पे कितना पैसा है, नो कमर्शियल बैंक, नो आरबीआई। ध्यान रखना, इस अकेले से भी एक PYQ क्वेश्चन आया था, यकीन नहीं हो रहा मैं दिखा दूंगा, दिक्कत मत लीजिए आप। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, इट रेफर्स टू द डिपॉजिट बाय द पीपल्स विद द कमर्शियल बैंक। कितना पैसा डिपॉजिट कराया जा चुका है कमर्शियल बैंक के पास, डेट्स कॉल्ड अदर डिपॉजिट। देन आता है डिमांड डिपॉजिट, इसका मतलब समझ, सॉरी अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट में क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IDIB ऑफ इंडिया, ठीक है। अदर डिपॉजिट में आ जाते हैं, देखो डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई, आरबीआई के पास कितना है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IDIB, मतलब कि कुल मिला के इसमें आरबीआई इंक्लूड हो जाता है। अदर और कहाँ कहाँ पे पैसा डिपॉजिट है। देन डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन गवर्नमेंट, ये इसी के अंदर ही हैं आपके, ठीक है ना। अदर डिपॉजिट में आ जाते हैं ये सब, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट इंटरनेशनल बैंक IFI के द्वारा, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं M1 में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि M2 M3 हमारे में नहीं है, ठीक है ना, इसकी वजह से मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। देन आता है बेटा आपका चैप्टर में, इससे आपका MCQ क्वेश्चन आया था PYQ में, हु सप्लाई द मनी। मनी को सप्लाई कौन करता है, इन मॉडर्न टाइम द सोर्स ऑफ मनी सप्लाई आर गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है ऑफ अ कंट्री एंड द कमर्शियल बैंक। ये 3 लोग हैं जो कि पैसा क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं इकोनॉमी में हमारी, ठीक है। जिसमें पहला आता है गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है, और हमारे कमर्शियल बैंक है। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेट इशू ऑफ 1 रुपीज़ नोट। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, 1 रुपये का नोट वही जारी करती है। ऑल कॉइन्स, तो जो 1 रुपये का नोट है और जितने भी कॉइन्स हैं 1 रुपी, ऑल कॉइन्स, वो किसके पास है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में रहता है। मनी इज मेनली सप्लाइड आरबीआई के द्वारा ये जो सप्लाई किया जाता है, विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। आगे आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई इशू तो करती है रिजर्व को, नोट्स को, लेकिन किसके उसमें करती है बेसिस पे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के। अंडर द सिस्टम रिजर्व हैज टू मेंटेन द मिनिमम रिजर्व।
इंडिया में आरबीआई को मिनिमम रिजर्व है वो 200 करोड़ का मेंटेन करके रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। सरकार के पास यदि 200 करोड़ का गोल्ड के फॉर्म में पैसा है, रिजर्व है, तो वो जारी कर सकता है नोट्स को, अनलिमिटेड कर सकता है इसके बिहाफ पे, ठीक है ना। एंड फॉरेन रिजर्व ऑफ द वैल्यू गोल्ड मस्ट टू 115 करोड़। देखिए 115 करोड़ का तो फॉरेन रिजर्व होना चाहिए और 85 आपकी खुद की करेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अदर करेंसी 150 करोड़ होना चाहिए, उसके बिहाफ पे आप नोट छाप सकते हैं। इतना डेप्थ में क्या नहीं आएगा, पर ध्यान रखना। आगे, फैक्टर अफेक्टिंग द मनी सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर जो कि मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज रेस्पॉन्सिबल टू इशू अ नोट्स टू मे इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई। यही एक ऐसा फैक्टर है क्योंकि सेंट्रल बैंक बताता है पैसे ज़्यादा फ्लो करने हैं या कम फ्लो करना है। देन आता है कमर्शियल बैंक। इफ द कमर्शियल बैंक कीप मोर अमाउंट विद इन द बैंक द सप्लाई मनी विल बी लेस और वाइस वर्सा। यदि कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास कीप करके रखेगा या अपने पास भी रखेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, लेस। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इसका उल्टा बोल सकते हो, ठीक है ना। देन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट डिक्रीज द मनी सप्लाई विद इंक्रीज इन पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, चेंज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स अंडर द फिजिकल पॉलिसीज। सरकार भी मनी सप्लाई को कम करती है अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, लाइक पब्लिक रेवेन्यू को चेंज कर देना, टैक्स जारी कर देना, इस तरीके से तो फिजिकल पॉलिसी के द्वारा उसको कंट्रोल कर सकता है। और इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोवाइडिंग मोर सैलरी टू एम्प्लॉय, मनी सप्लाई विल इंक्रीज। और यदि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा रिलीज करना है तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पे ज़्यादा पैसा एक्सपेंडिचर करने लग जाएगी सरकार। देन आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, लार्ज सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। ज़्यादा हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड करेंगे, ये आपके चैप्टर में से तो नहीं है लेकिन पढ़ लो। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब एमसीक्यू में आ सकता है। यदि हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जितना ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो मनी सप्लाई भी हमारी बढ़ती चली जाएगी, और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट आता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी का कहने का मतलब है आपका कि द चेंज इन फॉरेन एसेट्स। फॉरेन एसेट जब चेंज होता है, चेंज इन मनी सप्लाई, तो जो फॉरेन एक्सचेंज आर अवेलेबल इन द कंट्री पे फॉर इम्पोर्ट देन विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। कुल मिला कहने का मतलब है जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आने वाला है, और उसका उल्टा भी बोल सकते हो। तो ये सभी हमारे फैक्टर्स थे जो मनी सप्लाई को वो करते, अफेक्ट करते। थैंक यू सो मच। मनी चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। अगली वीडियो में हम बैंकिंग को करेंगे। लॉन्ग वीडियो में एक में ही नहीं चाहता इसकी वजह से, ठीक है ना, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।